नमस्कार दोस्तों, राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रमुख शब्दावली एवं अवधारणाएं की यह 7वीं वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको विभिन्न शासन प्रणाली के बारे में बताऊंगा। इसके अंतर्गत अध्यक्षीय या राष्ट्रपति शासन प्रणाली, अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली आती है। तो चलिए एक एक करके इन विभिन्न शासन प्रणाली को देख लेते हैं। सबसे पहला है अध्यक्षीय या राष्ट्रपति शासन प्रणाली। राष्ट्रपति शासन प्रणाली में जो कार्यपालिका होती है, इस कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है और इस राष्ट्रपति का डायरेक्ट जनता के द्वारा चुनाव किया जाता है। आपको पता होगा कि सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का मतलब है संसद, कार्यपालिका का मतलब है कि संसद के कुछ चुने हुए सदस्यों द्वारा ही कार्यपालिका का गठन होता है, और न्यायपालिका यानी कि विधायिका और कार्यपालिका के द्वारा बनाया और लागू किया गया कानून को सही से लागू करना और उसकी निगरानी करना न्यायपालिका का कार्य होता है। सरकार अपने इन्हीं तीनों अंगों के माध्यम से शासन का कार्य संपन्न करती है। और यहां पे जो कार्यपालिका है उसका प्रमुख राष्ट्रपति होता है और इस राष्ट्रपति का डायरेक्ट जनता द्वारा चुनाव होता है राष्ट्रपति शासन प्रणाली में। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो है विधायिका कार्यपालिका के प्रमुख को हटा भी नहीं सकती, यानी कि यहाँ पे जो संसद है इस राष्ट्रपति को हटा भी नहीं सकती है। और अमेरिकी राष्ट्रपति के संदर्भ में इसका केवल एक अपवाद है और वो है महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग के प्रक्रिया के अलावा और कोई दूसरा प्रावधान नहीं है कार्यपालिका के प्रमुख यानी कि राष्ट्रपति को हटाने का। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वो है राष्ट्रपति या कार्यपालिका विधायिका का विघटन या उससे भंग नहीं कर सकते, यानी कि ये जो राष्ट्रपति हैं या फिर कार्यपालिका, ये संसद को न तो विघटित कर सकते हैं न ही उससे भंग कर सकते हैं। पर आपको पता होगा कि संसदीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति के पास उनकी विधायी शक्ति होती है और राष्ट्रपति साहब अपनी उस विधायी शक्ति का इस्तेमाल करके संसद को विघटित भी कर सकते हैं और उसे भंग भी कर सकते हैं। इसके बाद जो पॉइंट है वो है इसमें राष्ट्रपति और विधायिका दोनों का कार्यकाल सुनिश्चित होता है, यानी कि इसमें राष्ट्रपति का भी कार्यकाल सुनिश्चित होता है, जो कि देखिए राष्ट्रपति शासन में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। और यहां पे एक और अच्छा प्रश्न बन सकता है कि अमेरिका में जो है कोई व्यक्ति कितनी बार, अधिक से अधिक कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो अमेरिकी संविधान में यह बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, वर्णित है कि वहां पे कोई व्यक्ति अधिक से अधिक 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, उसके बाद वह राष्ट्रपति बनने के योग्य नहीं रहता है। इस बात को आप लोग ज़रा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो पॉइंट है वो है इस प्रणाली में कार्यकारी सत्ता राष्ट्रपति के हाथों में केंद्रित होती है, इसीलिए इसे राष्ट्रपति शासन प्रणाली भी कहते हैं। इसका मतलब है कि पूरी की पूरी जो कार्यकारी सत्ता होती है वो राष्ट्रपति के हाथों में ही समाहित होती है और यही कारण है कि इसे राष्ट्रपति शासन प्रणाली भी कहते हैं। इसके बाद जो पॉइंट है वो है इस प्रणाली में कैबिनेट मंत्री केवल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं और वे केवल राष्ट्रपति के सलाहकार होते हैं, यानी कि यहाँ पे जो कार्यपालिका के जो प्रमुख है राष्ट्रपति, इनके जो कैबिनेट मंत्री होते हैं ये केवल इन्हीं के प्रति उत्तरदायी होते हैं और ये केवल इनके एक सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। जबकि आपको पता होगा कि संसदीय शासन व्यवस्था में जो कार्यपालिका होती है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। इसके बाद जो पॉइंट है वो है इस प्रणाली में राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का प्रमुख होता है, यानी कि यहाँ पे जो राष्ट्रपति हैं ये राज्य के भी प्रमुख होते हैं और सरकार के भी प्रमुख होते हैं। और इसका यानी कि राष्ट्रपति शासन प्रणाली का सबसे अच्छा उदाहरण है अमेरिका। इसके बाद जो व्यवस्था है वो है अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। देखिए ये जो अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है इसमें दोनों के गुण देखने को मिलते हैं। यहाँ पे दोनों का मतलब है कि संसदीय शासन व्यवस्था के भी और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के भी, दोनों के गुणों को मिला करके जो एक नया संकर प्रणाली यानी कि एक नई व्यवस्था जो उभर करके आई वो है अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। इसमें द्वैध कार्यपालिका होती है, यानी कि इसमें 2 कार्यपालिका होती है, एक राष्ट्रपति की और एक प्रधानमंत्री की, और ये दोनों जो है अपने अपने कार्यपालिका के स्वतंत्र होते हैं। वास्तविक शक्तियां इनमें निहित करती है। जैसे कि आपको पता होगा कि राष्ट्रपति जो है संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति जो है नाम मात्र का कार्यकारी होता है, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति भी अपने कार्यपालिका का वास्तविक कार्यकारी होता है। इसके बाद इसमें जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अलग से किया जाता है और
अध्यक्षीय शासन प्रणाली के विपरीत इसमें प्रधानमंत्री का भी पद होता है। इसके बाद जो पॉइंट है वो है प्रधानमंत्री के साथ कैबिनेट भी होता है जो संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। अब देखिए यहां पे प्रधानमंत्री भी है, उनके साथ कैबिनेट भी है और ये कैबिनेट जो है संसद के प्रति उत्तरदायी है। यही कारण है कि इसे दोनों का मिला जुला रूप कहते हैं, यानी कि राष्ट्रपति शासन और संसदीय शासन प्रणाली दोनों का मिला जुला रूप कहते हैं, क्योंकि इसमें संसदीय वाले गुण भी देखने को मिल रहे हैं और राष्ट्रपति शासन प्रणाली वाले भी गुण देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद जो पॉइंट है वो है कुछ मामलों में नीति निर्माण का दायित्व राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री दोनों के बीच बटा होता है, यानी कि कुछ मामलों में जो है दायित्व होता है वो प्रधानमंत्री को भी होता है और राष्ट्रपति को भी होता है। जैसे कि राष्ट्रपति साहब विदेशी मामले से संबंधित नीति को देखते हैं तो वहीं प्रधानमंत्री साहब घरेलू मामलों से संबंधित नीतियों को देखते हैं, और इसका उदाहरण है फ्रांस और श्रीलंका। इसके बाद जो प्रणाली है वो है संसदीय शासन प्रणाली। देखिए संसदीय शासन प्रणाली का मतलब होता है कि जिसमें सरकार संसद या विधायिका द्वारा बनती है या निहित होती है, उसे हम संसदीय शासन प्रणाली कहते हैं। इसमें कार्यपालिका और विधायिका के बीच अलगाव नहीं होता, बल्कि आपस में समन्वय और सामंजस्य होता है। इसका मतलब है कि ये जो सरकार के जो अंग हैं विधायिका और कार्यपालिका, यानी कि देखिए विधायिका का मतलब है कि संसद जो सदस्य चुन करके जनता के द्वारा चुन करके संसद में आते हैं, इसी संसद के कुछ चुने हुए सदस्यों द्वारा ही कार्यपालिका का गठन किया जाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि यहीं से सदस्य यहाँ पे आ रहे हैं कार्यपालिका में, इसलिए दोनों में आपस में सामंजस्य देखने को मिलता है। इसके बाद जो पॉइंट है वो है सरकार संसदीय चुनाव द्वारा बनती है, यानी कि जो सरकार है उसका संसदीय चुनाव होता है और उसके बाद ही इस संसदीय शासन प्रणाली में सरकार बनती है। इसके बाद जो पॉइंट है वो है सरकार के प्रमुख विधायिका या संसद से लिए जाते हैं। अभी जैसे मैंने कि आपको बता सरकार के जो प्रमुख हैं, यानी कि सरकार के प्रमुख यानी कि कार्यपालिका, और कार्यपालिका के सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? विधायिका यानी कि संसद से। इसके बाद जो पॉइंट है वो है सरकार लोगों के द्वारा चुनी गई विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो सरकार है, जो विधायिका, जो लोगों के द्वारा जो विधायिका चुनी जाती है उसके प्रति उत्तरदायी होती है, यानी कि मंत्री परिषद जो है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। इसके बाद जो पॉइंट है वो है सरकार का अस्तित्व तभी तक है जब तक संसद उसमें विश्वास करती है, यानी कि कार्यपालिका का अस्तित्व यानी कि सरकार का अस्तित्व तब तक है जब तक कि संसद उसमें विश्वास कर रही है। संसद यानी कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि। जब तक कार्यपालिका के पास एक विश्वास मत है तब तक सरकार है, जैसे ही विश्वास मत खो जाएगा सरकार खत्म हो जाएगी। इसके बाद जो पॉइंट है वो है संसद सरकार को हटा सकती है। इसके बाद जो पॉइंट है वो है सरकार चुनाव का घोषणा करके संसद का विघटन कर सकती है, यानी कि इसमें जो है कार्यपालिका चुनाव का घोषणा करके संसद का विघटन कर सकती है। इसके बाद अच्छा देखिए यहाँ पे अभी हमने राष्ट्रपति शासन प्रणाली पढ़ा, तो वहाँ पे ये पढ़ा कि राष्ट्रपति जो है वो संसद का विघटन भी नहीं कर सकते, उसे भंग भी नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति साहब जो है इस शासन व्यवस्था में कि राष्ट्रपति के पास जो है विधायी शक्ति होती है, और वे क्या कर सकते हैं कि अपने विधायी शक्ति का इस्तेमाल करके संसद को वे विघटित भी कर सकते हैं और उसे भंग भी कर सकते हैं। इसके बाद इसमें निश्चित काल के बावजूद एक लचीलापन होता है। इसका मतलब है कि सरकार का जो निश्चित कार्यकाल है वो 5 वर्ष का तो है, उसके बाद भी इसमें लचीलापन देखने को मिलता है। ऐसा क्यों? लचीलापन का मतलब क्या है कि देखिए जब तक जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो कि संसद में हैं, वे कार्यपालिका में जब तक विश्वास रखे हैं तब तक ही सरकार है। यानी कि कोई जरूरी नहीं है कि आप 5 वर्ष तक ही अपना कार्यकाल पूरा कर लो। जैसे ही विश्वास मत खो गया सरकार खत्म हो गई, यानी कि यहाँ पे लचीलापन भी देखने को मिलता है। इसके बाद सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री और नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति दोनों अलग अलग होते हैं। यहाँ पे सरकार का प्रमुख जो होता है वो प्रधानमंत्री हैं, यानी कि अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो सरकार का प्रमुख जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और बाकी जो कार्यकारी प्रमुख हैं वो राष्ट्रपति साहब हैं। और इसका उदाहरण है भारत, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, न्यूजीलैंड और स्वीडन, यानी कि संसदीय शासन प्रणाली के ये प्रमुख उदाहरण हैं। अब देखिए संसदीय जो कार्यपालिका है वे कुछ इस तरह से है,
यहाँ पे कुछ लोगों का ये समूह होता है और यहाँ पे भारत के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे समूह को हम COM यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं। और इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में यानी कि मंत्री परिषद में 3 तरह के मंत्री होते हैं, जिसमें पहला है कैबिनेट स्तर के मंत्री, दूसरा है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और तीसरा है राज्य मंत्री। इन तीनों मंत्रियों को मिलाकर के ही, इन तीनों स्तर के मंत्रियों को मिलाकर ही मंत्री परिषद बनता है, जो कि एक समूह के रूप में, एक ग्रुप के रूप में देखा जाता है। यही संसदीय कार्यपालिका होती है। इस तरह से इस वीडियो में बस इतना ही। अपने अगली वीडियो में मैं आपको विधेयक और अधिनियम के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।